जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त नाटक का तृतीय अंक जो है आपका, तृतीय अंक में कुल देखा जाए तो 9 दृश्य हैं और आज से हम शुरू करने वाले हैं तृतीय अंक। मुझे उम्मीद है कि इसके पहले की वीडियो आपने क्रमशः देखे होंगे। तो जो तृतीय दृश्य है, इसमें है बिपाशा तट। बिपाशा तट का शिविर और वहां पे आप देखिए कि जो राक्षस है यानी अमात्य है मगध का, वो टहल रहा है। राक्षस वो कहता है कि एक दिन चाणक्य ने कहा था कि आक्रमणकारी यवन ब्राह्मण और बौद्धों का भेद नहीं मानेंगे। यानी वो ब्राह्मण कौन है, बौद्ध कौन है, उनका कुछ अंतर नहीं करेंगे। वही बात ठीक लग रहा है। यदि मालव और क्षुद्रक परास्त हो जाते हैं और यवन सेना शत्रु यानी सतलज पार करके आ जाती है तो मगध का नाश निश्चित है। मूर्ख मगध नरेश ने संदेह किया है और बार बार मेरे लौट आने की आज्ञाएं आने लगी हैं, परंतु यानी वो जान जाता है, अमात्य जो राक्षस है, कि जो नंद है वो मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है। उसे नहीं पता कि अगर यवन आए तो किसी में अंतर नहीं करेंगे, वो सबका नाश करेंगे। तब तक वहां पे एक चर प्रवेश करके उसको प्रणाम करता है राक्षस को। राक्षस कहता है क्या समाचार है? तो चर कहता है बड़ा ही आतंकजनक है अमात्य। राक्षस कहता है कुछ कहो भी। चर कहता है कि सुवासनी पर आपसे मिलकर कुचक्र रखने का अभियोग है, कि आप सुवासनी के साथ मिलकर कुचक्र रच रहे हैं और वो कारागार में है। इतने पे राक्षस को क्रोध आ जाता है। उसको अमात्य बनाया था नंद ने। उसने कहा और भी कुछ? तो चर ने कहा हाँ अमात्य, प्रांत दुर्ग पर अधिकार करके विद्रोह करने के अपराध में आपको बंदी बनाकर ले आने वाले के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई है। राक्षस कहता है यहाँ तक? तुम सत्य कहते हो? चर कहता है मैं तो यहाँ तक कहने के लिए प्रस्तुत हूँ कि अपने बचने का शीघ्र आप उपाय कीजिए। राक्षस कहता है भूल थी मेरी, भूल। मूर्ख राक्षस मगध की रक्षा करने चला था। जाता मगध, करती प्रजा, लुटते नगर। नंद क्रूरता और मूर्खता का प्रतिमूर्ति नंद। एक बस उसके लिए क्या चिंता थी? सुहासनी, मैं सुहासनी के लिए मगध को बचाना चाहता था। कुटिल विश्वासघातनी राज सेवा, तुझे धिक्कार है। तब तक एक नायक का सैनिक के साथ प्रवेश होता है। नायक कहता है अमात्य राक्षस, मगध सम्राट की आज्ञा से शस्त्र त्याग दीजिए, आप बंदी बनाए जाने वाले हैं। राक्षस अपनी तलवार को खींचता है और कहता है कौन है तू मूर्ख, इतना साहस? नायक कहता है यह तो बंदीगृह, यानी यह तो जो बंदीगृह है, क्योंकि अब तो आपको वैसे भी लेके जाना, तो ये बंदीगृह बताएगा। बल प्रयोग करने के लिए मैं बाध्य हूं। तो सैनिकों से कहता अच्छा बात लो। दूसरी ओर से कुल 8 सैनिक आकर उन पहले के सैनिकों को बंदी बनाते हैं। राक्षस जो है आश्चर्यचकित होकर देखने लगता है। नायक कहता है कि तुम सब कौन हो? नवागत सैनिक कहता है राक्षस के शरीर रक्षक। राक्षस कहता है मेरे? नवागत कहता है हाँ अमात्य, आर्य चाणक्य ने आज्ञा दी है कि जब तक यवनों का उपद्रव है तब तक सबकी रक्षा होनी चाहिए, भले हुई वो राक्षस क्यों ना हो। राक्षस करता है कि उसके लिए मैं चाणक्य का कृतज्ञ हूं। नवागत कहता है परंतु अमात्य, कृतज्ञता प्रकट करने के लिए आपको उनके समीप तक चलना होगा। सैनिकों को संकेत करता है, बंदियों को लेकर चले जाते हैं। राक्षस मुझे कहाँ चलना होगा? राजकुमारी से शिविर में भेंट कर लूंगा। नवागत कहता है कि वही सबसे भेंट होगी। यह पत्र है। राक्षस पत्र लेकर पढ़ने लगता है। राक्षस जो है वो अलका का सिंहरण से ब्याह होने वाला है, यानी राक्षस कहता है कि अलका का सिंहरण से ब्याह होने वाला है, उसमें मैं भी निमंत्रित किया गया हूँ। चाणक्य विलक्षण बुद्धि का ब्राह्मण है। उसकी प्रखर प्रतिभा कूट राजनीति के साथ दिन रात जैसे खिलवाड़ किया करती है। नवागत कहता हाँ आपने और भी कुछ सुना है? राक्षस कहता क्या? नवागत कहता है कि यवनों ने मालों से संधि करने का संदेश भेजा है। सिकंदर ने उस वीर रमणी अलका को देखने की बड़ी इच्छा प्रकट की है, जिसने दुर्ग में सिकंदर का प्रतिरोध किया था। राक्षस कहता आश्चर्य। चर कहता हाँ अमात्य, ये तो मैं कहने ही नहीं पाया। राबी तट पर एक विस्तृत शिविरों की रंगभूमि बनी है।
उसमें अलका का ब्याह होगा। जब से सिकंदर को ये विदित हुआ कि अलका तक्षशिला नरेश आंभी की बहन है, तब से उसे एक अच्छा अवसर मिल गया है। उसने उक्त शुभ अवसर पर मालों और यवनों को एक सम्मिलित उत्सव करने की घोषणा कर दी है। आंभिक के पक्ष से स्वयं निमंत्रित होकर परिणय संपादन कराने दल बल के साथ सिकंदर भी आने वाला है। राक्षस कहता है, चाणक्य तू धन्य है, मुझे ईर्ष्या होती है। चलो, यहाँ पे जो ये अंक है, तृतीय अंक का जो पहला दृश्य था, बिपाशा तट का शिविर और राक्षस का टहलता हुआ और उसके बौद्धिक मंथन की आप बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो समाप्त होता है। अब यहाँ पे देखिए, तृतीय अंक का दूसरा दृश्य होता है, जो रावी तट के उत्सव शिविर का एक पथ है और पर्वतेश्वर जो है वो अकेले वहां पे टहल रहा है। पर्वतेश्वर कह रहा, आह कैसा अपमान! जिस पर्वतेश्वर ने उत्तरापथ में अनेक प्रबल शत्रुओं के रहते हुए भी विरोध को कुचल कर गर्व से सिर ऊंचा कर रखा था, जिसने दुर्दांत सिकंदर के सामने मरण को तुच्छ समझा, वक्त ऊंचा करके भाग्य से हंसी उठा किया, उसी को ये तिरस्कार, सो भी एक स्त्री के द्वारा और सिकंदर के संकेत से। प्रतिशोध। रक्त पिशाची प्रतिहिंसा अपने दांतों से नसों को नोच रही है। मरू या मार डालूं? मारना तो असंभव है, सिंहरण और अलका वर वधु वेश में है, मालों के चुने हुए वीरों से वो घिरे हुए हैं। सिकंदर उनकी प्रशंसा और आदर में लगा है। इस समय सिंहरण पर हाथ उठाना, उसे लगता है कि अगर इस समय हम सिंहरण पर हाथ उठाते हैं तो वो सही नहीं है, असफलता है, तो फिर मैं क्या करूं, उसके पैरों को जाके गिर पाऊं? इतने वो छुरा निकालकर आत्महत्या करना चाहता है और चाणक्य आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। पर्वतेश्वर कहता, कौन? चाणक्य कहता, ब्राह्मण चाणक्य। पर्वतेश्वर कहता है, इसे भी मेरे अंतिम समय में भी कि कुछ कह देना चाहते हो, कुछ दान देना चाहते हो? चाणक्य कहता, हाँ, मैंने अपना राज्य दिया, अब हटो। चाणक्य कहता है, ये तो तुमने दे दिया, परंतु इसे मैंने तुमसे मांगा भी नहीं। तो पर्वतेश्वर ने कहा, फिर क्या चाहते हो? तो चाणक्य कहता है, एक प्रश्न का उत्तर। पर्वतेश्वर कहता है, तुम अपनी बात मुझे स्मरण दिलाने आए हो, तो ठीक है। ब्राह्मण, तुम्हारी बात सच हुई, यवनों ने आर्यावर्त को पददलित कर दिया, मैं गर्भ में भूला था, तुम्हारी बात नहीं मानी, अब उन्हीं का प्रायश्चित करने जाता हूं, मुझे छोड़ दो। तो चाणक्य कहता है कि पौरव, शांत हो जाओ, मैं एक दूसरी बात पूछता हूं, वृषल चंद्रगुप्त क्षत्रिय है कि नहीं, अथवा उसे भुर्दाभिपक्त करने में ब्राह्मण से भूल हुई हो? पर्वतेश्वर कहता, आह ब्राह्मण, व्यग्र ना करो, चंद्रगुप्त के क्षत्रिय होने का प्रमाण यही विराट आयोजन है। अरे चाणक्य, मैं क्षमता रखते हुए जिस कार्य को नहीं कर पाया वह कार्य निस्सहाय चंद्रगुप्त ने किया। आर्यावर्त से यवनों को निकाल जाने का संकेत उसके प्रचुर बल का ही तो घोतक है। मैं विश्वस्त हृदय से कहता हूँ कि चंद्रगुप्त आर्यावर्त का एक छत्र सम्राट होने के लिए उपयुक्त है, अब मुझे तुम छोड़ दो। चाणक्य कहता है, पौरव, ब्राह्मण राज्य करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता। हाँ, वह राजाओं का नियमन करना जानता है, राजा बनाना जानता है। तो यहाँ पे ये पंक्ति जो है कि ब्राह्मण जो है राज्य करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता, वो तो बस राजाओं को एक तरीके से नियमन करने के लिए उनको बनाना चाहता है। इसलिए तुम्हें भी राज्य करना होगा, और कौन करेगा? वो काम तुम्हें करना है जिसमें भारतीयों का गौरव हो और तुम्हारे छात्र धर्म का पालन। पर्वतेश्वर छुरा फेंक कर, ये क्या काम है? चाणक्य, जिन यवनों ने तुमको लज्जित और अपमानित किया है उनसे प्रतिशोध लेना है तुम्हें। पर्वतेश्वर कहता, असंभव है। चाणक्य हंसकर कहता है, मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित रहता है। मनुष्य जो है अपनी दुर्बलता से वो भली भांति परिचित रहता है, परंतु उसे अपने बल से भी तो अवगत होना चाहिए। यदि मनुष्य को अपनी कमजोरी तो पता रहता है, परंतु उसे अपने बल से भी तो अवगत होना चाहिए। असंभव कहकर किसी काम को करने के पहले कर्म क्षेत्र में कांप कर लड़खड़ाओ मत पौरो, तुम क्या हो, विचार कर देखो। सिकंदर ने जो छत्रप नियुक्त किया है, जिन संधियों को वो प्रगतिशील रखना चाहता है, वे सब है क्या? अपनी लूटपाट को वह साम्राज्य के रूप में देखना चाहता है। चाणक्य जीते जी ये नहीं होने देगा, तुम राज्य करो। पर्वतेश्वर कहता, परंतु आर्य, मैंने राज्य तो दान कर दिया।
चाणक्य कहता है कि पौरव, तामस त्याग से सात्विक ग्रहण उत्तम है। वह दान नहीं था, उसमें कोई सत्य नहीं, तुम उसे ग्रहण करो। पर्वतेश्वर कहता तो क्या आज्ञा है? चाणक्य कहता है पीछे बतलाऊंगा, इस समय मुझे केवल यही कहना है कि सिंहरण को अपना भाई समझो और अलका को बहन समझो। इतने में जो वृद्ध गांधार राज है उनका सहसा प्रवेश होता है। वृद्ध, अलका कहाँ है? अलका यानी उनके पिताजी। पर्वतेश्वर कहता है कि कौन हो तुम वृद्ध? चाणक्य कहता है मैं इन्हें जानता हूँ, ये वृद्ध गांधार नरेश है। पर्वतेश्वर, आर्य मैं पर्वतेश्वर प्रणाम करता हूँ। वृद्ध, मैं प्रणाम करने योग्य नहीं पौरव, मेरी संतान से देश का बड़ा अनिष्ट हुआ है। आंभीक ने लज्जा की यवनिका में मुझे छिपा दिया है। इस देशद्रोही के प्राण केवल अलका को देखने के लिए बचे हैं। उसी से कुछ उम्मीद है। जिसको मोल लेने में लोभ असमर्थ था, उसी अलका को मैं देखना चाहता हूँ और प्राण दे देना चाहता हूँ। हाँफता है, यानी जो उनका पिता है गांधार नरेश। चाणक्य कहते हैं क्षत्रिय तुम्हारे पाप और पुण्य दोनों ही जीवित है। स्वस्तिमती अलका राज आज सौभाग्यवती होने जा रही है। चलो कन्यादान उसे प्रदान करो और प्रसन्न हो जाओ। चाणक्य वृद्ध गांधार नरेश को लिवा जाते हैं। पर्वतेश्वर, जाऊं किधर जाऊं? चाणक्य के पीछे। कार्नेलिया और चंद्रगुप्त इतने में प्रवेश करते हैं। चंद्रगुप्त, कुमारी आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। कार्नेलिया, किस बात की? चंद्रगुप्त कहते हैं कि मैं विस्मृत नहीं हुआ। कार्नेलिया कहती स्मृति कोई अच्छी वस्तु है क्या? चंद्रगुप्त कहते स्मृति तो जीवन का पुरस्कार है सुंदरी। तो कार्नेलिया कहती परंतु मैं कितने दूर देश की हूँ, स्मृतियों या इनसे ऐसे अवसर पर उद्दंड हो जाती हैं। अतीत की कारागृह में वंदनीय स्मृतियां अपने करुण निश्वास की श्रृंखलाओं को झंझना कर सूचीभेद अंधकार में सो जाती हैं। चंद्रगुप्त, ऐसा हो तो भूल जाओ। सुबह इस केंद्रच्युत जलते हुए उल्का पिंड की कोई कक्षा नहीं, निर्वासित अपमानित प्राणों की चिंता किया। कार्नेलिया कहती है कि नहीं चंद्रगुप्त, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यहाँ के श्यामल कुंज, घने जंगल, सरिताओं की माला पहने हुए शैल, श्रेणी, हरी भरी वर्षा, गर्मी की चांदनी, शीतकाल की धूप और भोले कृषक तथा सरल कृषक बालिकाएं, बाल्यकाल की सुनी हुई कहानियों की जीवित प्रतिमाएं, यह सपनों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, ये भारत मानवता की जन्मभूमि है। तो देखिए यहाँ पे प्रसाद जी कार्नेलिया के माध्यम से कि किस तरीके से वो यहाँ की ना होकर भी यहाँ की हर एक चीज को अपना समझती है। चंद्रगुप्त कहते हैं सुबह मैं यह सुनकर चकित हो गया। कार्नेलिया कहती है कि और मैं मर्माहत हो गई। चंद्रगुप्त, मुझे पूर्ण विश्वास था कि यहाँ के छत्र पिताजी नियुक्त होंगे और मैं अलेक्जेंड्रिया में समीप ही रहकर भारत को देख पाऊंगी, परंतु ऐसा हुआ नहीं। सम्राट ने फिलिप्स को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। अकस्मात फिलिप्स आता है। फिलिप्स तो बुरा क्या है कुमारी? सेल्यूकस के छत्रप ना होने पर भी कार्नेलिया यहाँ की शासक हो सकती है। फिलिप्स अनुचर होगा। इतने में देखकर फिर वही भारतीय हुआ। चंद्रगुप्त, सावधान यवन, हम लोग एक बार एक दूसरे की परीक्षा ले चुके हैं। फिलिप्स कहता हूँ तुमसे मेरा संबंध ही क्या, परंतु कार्नेलिया कहती है और मुझसे भी नहीं फिलिप्स, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे ना बोलो। फिलिप्स कहता अच्छी बात है, किंतु मैं चंद्रगुप्त को भी तुमसे बातें करते हुए नहीं देख सकता, तुम्हारे प्रेम का। कार्नेलिया कहती चुप रहो, मैं कहती हूँ तुम चुप रहो। फिलिप्स कहता है चंद्रगुप्त से मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध किए चाहता हूँ। चंद्रगुप्त कहता है जब इच्छा हो मैं प्रस्तुत हो और संधि भंग करने के लिए तुम्हें अग्रसर हो, यही अच्छी बात है। फिलिप्स कहता है कि संधि राष्ट्र की है, यह मेरी व्यक्तिगत बात है। यानी जो संधि किया गया है वो तो राष्ट्र ने किया है, ये मेरी व्यक्तिगत बात है। अच्छा फिर कभी मैं तुम्हें आह्वान जरूर करूंगा। चंद्रगुप्त कहता है आधी रात पिछले पहर जब तुम्हारी इच्छा हो। इतने में फिलिप्स जो है वो प्रस्थान कर जाता है। कार्नेलिया कहती है कि सिकंदर ने भारत से युद्ध किया है और मैंने भारत का अध्ययन किया है। मैं देखती हूँ कि यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों के अस्त्र का ही नहीं, इसमें दो बुद्धियां भी लड़ रही हैं।
यह अरस्तु और चाणक्य की चोट है, सिकंदर और चंद्रगुप्त उनके अस्त्र हैं। चंद्रगुप्त कहते हैं, मैं क्या कहूं, मैं एक निर्वासित। कार्नेलिया कहती है कि लोग चाहे जो कहे, मैं भली भांत जानती हूँ कि अभी तक चाणक्य की ही विजय है। पिताजी से और मुझसे इस विषय पर अच्छा विवाद होता है। वे अरस्तु के शिष्यों में से एक हैं। चंद्रगुप्त कहता है कि भविष्य के गर्भ में अभी बहुत से रहस्य छिपे हैं। कार्नेलिया कहती है, अच्छा, तो मैं जाती हूँ, और फिर एक बार अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है, किंतु मुझे विश्वास है कि मैं पुनः लौट कर आऊंगी। चंद्रगुप्त कहता है कि उस समय भी मुझे भूलने की चेष्टा करोगी? कार्नेलिया कहती है, नहीं चंद्रगुप्त, विदा, यवन बेड़ा आज ही जाएगा। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हुए जाते हैं। राक्षस और कल्याणी का इतने में प्रवेश होता है। कल्याणी, ऐसा विराट दृश्य तो मैंने देखा ही नहीं था अमात्य। मगध को किस बात का गर्व है? राक्षस, गर्व है राजकुमारी, और उसका गर्व सत्य भी है। चाणक्य और चंद्रगुप्त मगध की ही प्रजा है, जिन्होंने इतना बड़ा उलटफेर किया है। इतने में चाणक्य का प्रवेश होता है। चाणक्य कहते हैं, तो तुम इसे स्वीकार करते हो अमात्य राक्षस? राक्षस कहता है, शत्रु की उचित प्रशंसा करना मनुष्य का धर्म है। यदि दुश्मन भी हो और वो काम सही कर रहा है तो उसकी प्रशंसा जरूर की जानी चाहिए। तुमने अद्भुत कार्य किए, इसमें भी कोई संदेह नहीं। चाणक्य कहता, अस्तु, अब तुम जा सकते हो, मगध तुम्हारा स्वागत करेगा। राक्षस कहता है, राजकुमारी तो कल चली जाएंगी, पर मैंने अभी तक निश्चय नहीं किया है। चाणक्य कहता है, मेरा कार्य हो गया, राजकुमारी जा सकती है, परंतु एक बात कहूं? राक्षस कहता है, क्या? चाणक्य कहते हैं कि यहाँ की कोई बात नंद से ना कहने की प्रतिज्ञा करनी होगी। कल्याणी कहती है, मैं प्रतिश्रुत होती हूँ। चाणक्य कहता है, राक्षस, मैं सुवासनी से तुम्हारी भेंट भी करा देता, परंतु वह मुझ पर विश्वास नहीं कर सकती। राक्षस कहता है, क्या वह भी यही है? चाणक्य कहता है, कहीं होगी, तुम्हारा प्रत्यय देखकर वह आ सकती है। राक्षस कहता है, यह लो मेरी अंगुलीय मुद्रा। चाणक्य सुवासनी को कारागार से मुक्त कराकर मुझसे भेंट करा दो। चाणक्य मुद्रा लेकर कहता है, मैं जरूर चेष्टा करूंगा। इतने में उसका प्रस्थान होता है। और राक्षस, तो राजकुमारी प्रणाम। कल्याणी कहती है, तुमने अपना कर्तव्य भली भांति सोच लिया होगा। मैं जाती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि मुझसे तुम्हारा अनिष्ट नहीं होगा। इतने में जो दोनों का होता है यहाँ से प्रस्थान, वो भी चला जाता है। अब तीसरे अंक का यहाँ पे तीसरा दृश्य शुरू होता है, जिनमें राबी का तट है और वहां पे सिकंदर का बेड़ा प्रस्तुत है। राबी के तट पे चाणक्य और पर्वतेश्वर। चाणक्य कहता है, पौरो देखो, वह निशंसता की बेड़ा यानी जो बाढ़ है आज उतर जाएगी। चाणक्य ने जो किया वह भला था या बुरा, अब समझ में आएगा। पर्वतेश्वर कहता है, मैं मानता हूँ यह आप ही का स्तुत्य कार्य है। चाणक्य कहता है, और चंद्रगुप्त के बाहुबल का। पौरो, आज फिर मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूँ। अत्याचारी नंद के हाथों से मगध का उद्धार करने के लिए चाणक्य ने तुम्ही से पहले सहायता मांगी थी, और अब तुम्ही से लेगा भी। अब तो तुम्हें विश्वास होगा। पर्वतेश्वर कहता है, मैं प्रस्तुत हूँ। अरे, चाणक्य कहता है, मैं विश्वस्त हूँ। अच्छा, यवनों को आज विदा करना है। एक ओर से सिकंदर, सेलुकस, कार्नेलिया, फिलिप्स आते हैं, और दूसरी ओर से चंद्रगुप्त, सिंहरण, अलका, मालविका और आम्भिक, ये सभी आते हैं। और यवन और भारतीय रणवादियों के साथ प्रवेश होता है। सिकंदर, सेनापति चंद्रगुप्त, बधाई है। चंद्रगुप्त कहता है, किस बात का राजन? सिकंदर कहता है, जिस समय तुम भारत के सम्राट होगे उस समय उपस्थित नहीं रह पाऊंगा, उसके लिए पहले से बधाई। मुझे उस नग्न ब्राह्मण डांडायन की बातों का पूर्ण विश्वास हो गया है। चंद्रगुप्त कहता है, आप वीर हैं। सिकंदर कहता, आर्य वीर, मैंने भारत में हरक्युलिस एचलिस की आत्माओं को भी देखा है, और देखा है, वो कहता है, और किसको? डिमास्नीज को देखा है। संभवतः प्लेटो और अरस्तु भी होंगे यहाँ पे। मैं भारत का अभिनंदन करता हूँ। सेल्यूकस कहता है कि सम्राट, यही आर्य चाणक्य हैं। सिकंदर कहता है, धन्य हैं आप। मैं तलवार खींचे हुए भारत में आया और हृदय देकर यहाँ जाता हूँ। विस्मय विमुक्त हूँ। जिनसे खड़ग पर इच्छा हुई थी, युद्ध में जिनसे तलवारें मिली थी, उनसे हाथ मिलाकर, मैत्री के हाथ मिलाकर मैं जाना चाहता हूँ। चाणक्य कहता है, हम लोग प्रस्तुत है सिकंदर।
तुम वीर हो, भारतीय सदैव उत्तम गुणों की पूजा करते हैं। तुम्हारी जल यात्रा मंगलमय हो। हम लोग युद्ध करना जानते हैं, द्वेष नहीं। सिकंदर हंसता हुआ अनुचरों के साथ नौका पर आरोहण करता है और इतने में जो नाव होता है वो जो है चल पड़ता है। अब यहाँ पे तीसरा जो अंक है, तीसरे अंक का चौथा दृश्य होता है। पथ में चर और राक्षस होते हैं। चर कहता है छल, प्रवंचना, विश्वासघात। राक्षस कहता है क्या है, कुछ सुनो भी। चर कहता है कि मगध से आज मेरा सखा कुरग आया है। चर का जो सखा है, साथी, वो कुरग आया है। उसने ये मालूम हुआ है उससे कि महाराज नंद का कुछ भी क्रोध आपके ऊपर नहीं, वह आपके शीघ्र मगध लौटने के लिए उत्सुक है। राक्षस कहता और सुवासनी। चर कहता सुवासनी सुखी और स्वतंत्र है। मुझे चाणक्य के चर से वह धोखा हुआ था जब मैंने आपसे वहां का समाचार कहा था। राक्षस कहता तब क्या मैं कुचक्र में डाला गया हूं? विचार कर, चाणक्य की चाल है। ओह, मैं समझ गया, मुझे अभी निकल भागना चाहिए। सुहासनी पर भी कोई अत्याचार मेरी मुद्रा दिखाकर ना किया जा सके, इसके लिए मुझे शीघ्र मगध पहुंचना चाहिए। चर कहता है कि क्या आपने मुद्रा भी दे दी है? राक्षस कहता है मेरी मूर्खता। चाणक्य मगध में विद्रोह कराना चाहता है। चर कहता है अभी हम लोगों को मगध गुल्म मार्ग में मिल जाएगा। चाणक्य से बचने के लिए उसका आश्रय अच्छा होगा। दो तीव्रगामी अश्व मेरे अधिकार में है, शीघ्रता कीजिए। राक्षस कहता तो चलो, मैं चाणक्य के हाथों का कठपुतला बनकर मगध का नाश नहीं करा सकता। दोनों का प्रस्थान होता है और अलका और सिंहरण का प्रवेश होता है। सिंहरण कहता देवी, पर इसका उपाय क्या है? अलका कहती उपाय जो कुछ हो, मित्र के कार्य में तुमको सहायता करनी ही चाहिए। चंद्रगुप्त आज कह रहे थे कि मगध जाऊंगा, देखो पर्वतेश्वर क्या करते हैं। सिंहरण कहते हैं चंद्रगुप्त के लिए यह प्राण अर्पित है अलके, मालो कृतज्ञ नहीं होते। देखो चंद्रगुप्त और चाणक्य आ रहे हैं। अलका और देखती है और उधर से पर्वतेश्वर भी। चंद्रगुप्त, चाणक्य और पर्वतेश्वर का प्रवेश होता है।
कभी या कष्ट। उन सबों ने अपना हार मुझे दिया और पिता होकर भी मैं परित्यक्त सा जीवित रहा। उनका हार खा डाला, उन्हें मरने दिया। जानते हो क्यों? वे सुकुमार थे, वे सुख की गोद में पले थे, वे नहीं सहन कर सकते थे, अतः सब मर जाते। मैं बच रहा प्रतिशोध के लिए, दानवी प्रतिहिंसा के लिए। ओह, उस अत्याचारी नर राक्षस की आंतड़ियों में से खींचकर एक बार रक्त का फुहारा छोड़ता, इस पृथ्वी को उसी से रंगी देखता। चाणक्य सावधान सकटार को उठाता है। सकटार कहता है, सावधान हो वे जो दुर्बलों पर अत्याचार करते हैं। पीड़ित पद दलित सब तरह लूटा हुआ है, जिसने पुत्रों की हड्डियों से सुरंग होते हैं, नखों से मिट्टी हटाई है, उसके लिए सावधान रहने की आवश्यकता नहीं। मेरी वेदना अपने अंतिम अस्त्रों से ही सुसज्जित है। चाणक्य कहता है, तो भी तुमको प्रतिशोध तो लेना ही है। हम लोग एक हो पथिक के पथिक, घबराओ मत। क्या तुम्हारा और कोई भी इस संसार में जीवित नहीं है? सकराज कहता है, बची थी पर न जाने कहाँ है एक बालिका, अपनी माता की स्मृति, सुवासिनी। पर अब कहाँ है कौन जाने। चाणक्य ने कहा, क्या सुवासिनी? सकराज कहता, हाँ सुवासिनी। चाणक्य कहता, और तुम सकटार हो? सकराज चाणक्य का गला पकड़कर, पोड़ दूंगा गला यदि फिर यह नाम तुमने लिया। मुझे नंद से प्रतिशोध ले लेने दो, फिर चाहे डांडी पीटना। चाणक्य उसका हाथ हटाते हुए, वह सुवासिनी नंद की रंगशाला में है, मुझे पहचानते हो?